Morning class. Yesterday we were discussing that what are the components of balance of payment. In that we have discussed that there are three main components, that is current account, capital account and the official reserve account. So in that we had covered that what is current account, what are the components of current account, what is capital account, and one component of capital account, that is borrowing. Now we will continue with the next component. The video related to earlier topics is given in your description box. The link is in description, so you can watch that video from there. So now we will discuss the next component of capital account, that is the foreign investment. फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब अगर सीधा सा हम समझें तो अगर फॉरेन कंट्री में हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। ओके, वहाँ के शेयर्स परचेज़ कर रहे हैं या वहाँ पे कोई कंपनी अपनी सेटअप कर रहे हैं, सो वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। अब ये कैपिटल अकाउंट में क्यों इंक्लूड है? एज वी नो, कैपिटल अकाउंट में वो सारे ट्रांजैक्शंस के रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स आते हैं जिससे हमारा एसेट लायबिलिटी स्टेटस इफ़ेक्ट होता है, जिससे फ्यूचर क्लेम्स इंक्रीज़ होते हैं। यहाँ पर अगर हम कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में हम तो पहली चीज़ तो ये है कि हमारे जो एसेट्स हैं इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज़ हो रहे हैं। दूसरे कंट्री में हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, इसलिए ये इंक्लूड किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। एंड सेकेंड जो फैक्ट है वो ये है कि फ्यूचर क्लेम्स को इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो जो भी हमें प्रॉफिट होगा उसको हम फ्यूचर में क्लेम करेंगे, सो इट विल इंक्रीज़ द फ्यूचर क्लेम्स। सो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है वो दो तरीके का होता है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है इसको हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, दैट इज़ FII, and it is an investment by rest of the world in shares and bonds of domestic companies। अगर दूसरी कंट्रीज़ जो हैं हमारी कंट्री के शेयर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती हैं तो वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ओके, एंड मतलब हमारे जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, एसेट हमारी कंट्री के इंक्रीज़ हो रहे हैं लेकिन दूसरी जो कंट्रीज़ हैं उनके रिलेशन में। ओके, एंड द नेक्स्ट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर क्या है कि इट रिलेट्स टू ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज इन द डोमेस्टिक कंट्री बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब होता है कि जो एंटरप्राइजेस हैं हमारी कंट्री में वो दूसरी कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं वो ओन कर रही होती हैं या दूसरी कंट्रीज़ ओन कर रही होती हैं जो हमारे एंटरप्राइजेज़ हैं, हमारी कंट्री में एंटरप्राइजेज़ हैं उनको। जैसे जो वॉलमार्ट स्टोर्स हैं इंडिया में, सो वो जो हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ ने ओपन कर रखे हैं, दैट इज़ नॉट ऑफ आर डोमेस्टिक कंट्री। उसका ओनर हमारी डोमेस्टिक कंट्री में नहीं है। तो जो ऐसी कंपनीज़ होती हैं जिनका ओनर किसी दूसरी कंट्री में होता है और वो डोमेस्टिक कंट्री में ओपन की जाती हैं तो वो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। Now the third component is, these were the two main components and there are some other components also of capital account. These are, first is NRI deposits. NRI का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, एंड जो भी डिपॉजिट्स अपने सरप्लस फंड्स का NRI पीपल करते हैं इंडिया की बैंक्स में, या फिर हम कह सकते हैं किसी एक कंट्री की बैंक में, वो NRI डिपॉजिट कहलाता है। मतलब अगर कोई इंडिया का पर्सन आउट ऑफ इंडिया रहता है एंड वो वहाँ से अपना सरप्लस डिपॉजिट करता है इंडिया की बैंक में तो वो NRI डिपॉजिट कहलाता है। नेक्स्ट इज़ बैंकिंग कैपिटल। It refers to foreign assets held by commercial banks of our country other than NRI deposits. बैंकिंग कैपिटल का मतलब होता है कि जो हमारी इंडियन बैंक्स हैं या इंडिया की कमर्शियल बैंक्स हैं उनके पास जो फॉरेन एसेट्स हैं, यानी कि दूसरी कंट्री के जो शेयर्स बॉन्ड्स हैं NRI डिपॉजिट्स के अलावा, वो सारे जो हैं वो बैंकिंग कैपिटल में आ जाते हैं।
एंड द लास्ट इज शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट मीन्स परचेजेस इन द इंटरनेशनल मार्केट विदाउट मेकिंग इमीडिएट पेमेंट। मतलब हम जब फॉरेन कंट्रीज से कुछ उधार में परचेज कर लेते हैं और उसका इमीडिएटली पेमेंट नहीं करते हैं, इन फ्यूचर हम पेमेंट करते हैं, तो वो जो है वो हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट होते हैं। इसमें हमारा फ्यूचर क्लेम इंक्रीज़ हो रहा है एंड साथ ही साथ में हमारी लायबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब हमने दूसरी कंट्री से उधार पे जो भी हम प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट में आते हैं। Now the last component of balance of payment is official reserve account। ऑफिशियल रिज़र्व अकाउंट क्या होता है? रिज़र्व से हम यहाँ पर समझते हैं रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो जो भी ओवरऑल बैलेंस होता है वो फाइनली रिफ्लेक्ट किया जाता है इन द ऑफिशियल रिज़र्व अकाउंट ऑफ द आरबीआई। जो ऑफिशियल रिज़र्व अकाउंट होता है वो कहाँ पे ओपन होता है? आरबीआई के पास। हर कंट्री का एक ऑफिशियल रिज़र्व अकाउंट होता है जो आरबीआई के पास ओपन होता है एंड उसमें ओवरऑल बैलेंस शो किया जाता है। ओवरऑल बैलेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का जो ओवरऑल बैलेंस होता है वो हमारा ऑफिशियल रिज़र्व अकाउंट में शो किया जाता है। क्योंकि आरबीआई क्या है? आरबीआई हमारा कस्टोडियन है फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व का। हम कंट्री के और जितने भी फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शंस होते हैं वो आरबीआई के थ्रू ही होते हैं। ये अब यहाँ पर ये अकाउंट आरबीआई के पास क्यों है? क्योंकि जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होंगे वो किस में होंगे? फॉरेन एक्सचेंज पे होंगे और आरबीआई ही सारे ट्रांजैक्शंस कर सकती है इन फॉरेन एक्सचेंज, वही उससे डील कर सकती है। इसलिए जो ऑफिशियल रिज़र्व अकाउंट होता है वो हर कंट्री का उसकी सेंट्रल बैंक के पास होता है। हमारा अकाउंट आरबीआई के पास है हमारी कंट्री का एंड वो जो है उसमें सारा ओवरऑल बैलेंस शो करती है कि करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का कितना है। मतलब हमने विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स में, सर्विसेज में एंड हमने जितना भी ट्रेड किया, हमने कहीं इन्वेस्ट किया, बोरो किया, तो वो सारा कुछ जो है वो फॉरेन एक्सचेंज में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो आरबीआई ऑफिशियल रिज़र्व अकाउंट में रिकॉर्ड करती है। Sometimes it is shown as a part of capital account of BOP rather than separate account to balance BOP account। अब यहाँ पर एक पॉइंट और इन्होंने ऐड किया है कि जो कभी कभी क्या होता है कि कैपिटल अकाउंट में इसको ऐड कर दिया जाता है या फिर इसको जो ऑफिशियल रिज़र्व अकाउंट है उसे एक सेपरेट अकाउंट मानने की जगह हम इसे एज अ सेपरेट अकाउंट पढ़ रहे हैं। हमने करंट अकाउंट अलग पढ़ा, कैपिटल अलग पढ़ा, ऑफिशियल रिज़र्व अकाउंट को हम एक सेपरेट अकाउंट की तरह स्टडी कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसको एक अलग अकाउंट मानने की जगह इसको एज अ पार्ट मान लिया जाता है ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बीओपी अकाउंट में अगर डेफिसिट आ रहा होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए उस सिचुएशन को इसको एज अ पार्ट ऐड कर दिया जाता है कैपिटल अकाउंट का। इसका जो अमाउंट आता है वो या तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रांजैक्शंस हैं या ओवरऑल बैलेंस है तो उसको वहाँ पर ऐड कर दिया जाता है, तो वो हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस कर देता है ऑफिशियल रिज़र्व अकाउंट। जब हम इसे कैपिटल अकाउंट में ऐड कर देते हैं इसका अमाउंट टू बैलेंस आवर बीओपी। तो मेन पर्पस क्या है ऑफिशियल रिज़र्व अकाउंट को कैपिटल अकाउंट में ऐड करने का? दैट इज़ टू बैलेंस दी बीओपी अकाउंट। जब बीओपी अकाउंट में बैलेंस नहीं हो रहा होता है, देयर इज़ एनी सरप्लस और डेफिसिट, तो उस केस में जो है वो इसको ऐड कर दिया जाता है वहाँ पर टू बैलेंस दी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। सो हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो हमारे components of BOP account है वो क्या है, and with this we complete our topic that is components of balance of payment account। so एक क्विक रिवीजन हम इसका ले लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं: करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। करंट अकाउंट में वो सारे ट्रांजेक्शन्स आ जाते हैं जो हमारे एसेट लायबिलिटी स्टेटस को इफ़ेक्ट नहीं करते हैं ऑफ आर कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, एंड इससे फ्यूचर क्लेम्स भी हमारे अराइज नहीं होते हैं। एंड इसमें 3 तरीके के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, दैट इज़
the export and import of visible goods, export and import of services or invisible goods, and last is the यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स और दी करंट ट्रांसफ़र्स, या फिर हम कह सकते हैं जो फ्री गिफ्ट्स, डोनेशंस, ग्रांट्स होती हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट वी स्टडीड कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में वो सारे रिसीप्स और पेमेंट्स, उन सारे ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड होते हैं जो एसेट लायबिलिटी स्टेटस को इफेक्ट करते हैं हमारी कंट्री के विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ फ्यूचर क्लेम्स इंक्रीज हो जाते हैं। और जो कैपिटल अकाउंट है उसमें हमारे कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? पहला होता है बोरोइंग्स, अगर हम किसी दूसरी कंट्री से मनी को बोरो कर रहे हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर हम दूसरी कंट्री, हमारी कंट्री में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रही है तो हमारी कंट्री के एसेट जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एंड एनआरआई डिपॉजिट्स में हमारे क्या आ जाएंगे? अगर कोई नॉन रेसिडेंट जो है वो हमारी कंट्री में अपना सरप्लस, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडिया की में अपना कोई भी सरप्लस अमाउंट इंडिया की बैंक में डिपॉजिट कर रहा है, वो एनआरआई डिपॉजिट्स होते हैं। बैंकिंग कैपिटल क्या होती है? जो भी इंडिया की बैंक्स हैं उनके पास दूसरी कंट्री के शेयर्स, बॉन्ड्स वगैरह होते हैं अदर दैन दी एनआरआई डिपॉजिट्स। एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, अगर हमारी कंट्री दूसरी कंट्री से कोई भी क्रेडिट पे परचेज करती है जिसके लिए वो इमीडिएट पेमेंट नहीं करती है, वो शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट कहलाता है। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट जो है वो थर्ड कंपोनेंट है, इसमें ओवरऑल बैलेंस शो कर दिया जाता है करंट अकाउंट का, कैपिटल अकाउंट का, एंड इसको एज अ सेपरेट अकाउंट शो किया जाता है। बट कभी कभी इसको जो है वो पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट भी शो कर देते हैं टू बैलेंस दी बीओपी अकाउंट। एंड ये जो है वो हर कंट्री का सेंट्रल बैंक के पास होता है उसकी कंट्री की, क्योंकि जो आरबीआई है वही सारे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस में डील करती है, वो कस्टोडियन होती है फॉरेन एक्सचेंज का, इसलिए ये अकाउंट ओपन होता है विद दी आरबीआई। Okay, so these are the components of balance of payment, and with this we end our topic. Thank you.